हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंगम और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मनप्पुरम फाइनेंस पैसे कैसे कमाते हैं, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड कंक्लूजन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 1992 में और इन्होंने एक गोल्ड फाइनेंसिंग एनबीएफसी बिजनेस करके शुरू किया था। 1995 में इन्होंने जो अपना बिजनेस है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया और उसके बाद 2008 से लेके 2012 तक जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, इन्होंने बहुत सारे ब्रांचेस खोला, अपना AUM भी बहुत तेज़ी से ग्रो किया। पर 2015 में फिर इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये ग्रोथ सिर्फ गोल्ड लेंडिंग बिजनेस में डिपेंड करके पॉसिबल नहीं था कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली ग्रो करना। तो इन्होंने क्या किया, एक माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी आशीर्वाद फाइनेंस इसको एक्वायर किया, प्लस इन्होंने अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए हाउसिंग लोन्स एंड व्हीकल फाइनेंस का भी लोन्स इन्होंने स्टार्ट किया, ताकि बेसिकली इनका जो पूरा लोन बुक है वो प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर पाए और सिर्फ गोल्ड लोन में ये लोग डिपेंडेंट नहीं रहे। एंड इनका जो फास्ट ग्रोथ है वो भी ये लोग कंसिस्टेंटली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये लोग कंटिन्यू कर पाए। तो इनके लोन बुक देखते हैं और मेजॉरिटी जो डोमिनेंट लोन्स है वो गोल्ड लोन्स ही है। तो इनके जो बाकी लोन्स है वो भी ये लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और विथ टाइम आपको एक डाइवर्सिफाइड लोन बुक मिलेगा। तो ये जो गोल्ड लोन है आपको अच्छे से समझना है तो काइंडली इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, नहीं तो बाद में मैं जो आपको बोलूँगा कुछ समझ में आपको आएगा नहीं। मान लीजिए आपको गोल्ड लोन चाहिए, आपके पास एक गोल्ड कॉइन है, वो आप ब्रांच में ले जाते हो, तो इधर बेसिकली 3 चीज़ें आ जाते हैं। पहले तो ब्रांच में ये लोग चेक करेंगे कि ये 18 कैरेट से 24 कैरेट के बीच में है कि नहीं तो उधर सीधा रिजेक्ट। सेकेंडली, इनकेस ये ज्वेलरी है और उसमें स्टोन्स है, वो स्टोन्स हटा देंगे। एंड थर्डली, जो मेकिंग चार्जेस है उस गोल्ड का वो भी माइनस करके जो गोल्ड बच जाता है उसका मार्केट वैल्यू निकालेंगे। मान लेते हैं कि आपका जो कॉइन है उसका मार्केट वैल्यू निकल के आता है 100 रुपये, तो मैक्सिमम जो लोन आप ले सकते हो वो है 75 रुपीज़, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LTV, लोन टू वैल्यू परसेंट। तो ये जो इधर 75% आता है, तो ये बेसिकली एक कैप हो जाता है और इसके ऊपर आप लोन नहीं ले सकते। अगर आपको 100 रुपये का गोल्ड कॉइन लेते हो, आप 75 रुपीज़ का लोन ले सकते हो। ये LTV जो है ये RBI डिसाइड करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, और ये लोग चेंज भी करते हैं और एक्चुअली चेंज किया भी था अभी, तो वो मैं कंक्लूजन में आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके अलावा ये गोल्ड लोन 3 मंथ्स से लेकर 3 to 4 ईयर्स के बीच में रेंज करता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, आपको एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का झमेला नहीं आता है ज़्यादा। और फिर आप देखोगे बहुत ही छोटा पार्ट जो है हाउसिंग लोन्स में भी है, और ये बेसिकली अफोर्डेबल जो सेगमेंट है उसको फोकस्ड है। मेनली 80% सेल्फ एम्प्लॉयड है, मिड से लो लेवल इनकम के जो लोग हैं। फिर आपका थोड़ा व्हीकल फाइनेंस लोन्स में भी है, तो इधर आपका कमर्शियल व्हीकल्स आ जाता है, 2 व्हीलर लोन्स और पैसेंजर व्हीकल्स आ जाता है। और उसके बाद अराउंड 19 to 20% जो है वो माइक्रो फाइनेंस लोन्स में है। और ये माइक्रो फाइनेंस लोन मैंने जो आपको पहले समझाया था, आशीर्वाद फाइनेंस जो इनका बेसिकली सब्सिडरी है उसके अंदर ही आ जाता है। और ये लोग बेसिकली वो माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स रूरल एरिया को देता है उसके अंदर ही आ जाता है। तो इनके जो MD और CEO है एज ऑफ टुडे वो है मिस्टर VP नंदा कुमार। ये जो कंपनी है एक्चुअली इनके पापा को इनिशियली बिलोंग करते थे, और 1986 में इनके जो पिताजी है वो एक्सपायर हो गए थे, और उस टाइम में इनका बस एक ही ब्रांच था और बहुत ही मॉडेस्ट और छोटा स्केल में ये लोग लेंडिंग का, गोल्ड लेंडिंग बिजनेस का काम करते थे। तो उसके बाद इन्होंने मिस्टर VP नंदा कुमार ने आके टेक ओवर कर लिया, और तब से लेकर आज तक इन्होंने ही इस बिजनेस को मैनेज किया है। बहुत ही प्रूडेंटली, कंजर्वेटिवली एंड अच्छे से, बहुत ही एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इन्होंने मैनेज किया है। और उसके बाद आपको पता है 2008 से 2012 वो मैंने आपको समझा दिया है। उसके अलावा इनके पास पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री है साइंस में, एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन
इन्होंने बैंकिंग एंड फॉरेन ट्रेड में किया है। तो स्टैंड अलोन बेसिस में अगर इनका आप GNPA देखोगे 1.25% है। स्टैंड अलोन मीनिंग आशीर्वाद फाइनेंस को छोड़कर जो बाकी बेसिकली गोल्ड लोन, व्हीकल लोन और इनका हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है वो 1.25% है। पर अगर आप इंडिविजुअली देखोगे हाउसिंग फाइनेंस का GNPA वो 7.1% है और व्हीकल फाइनेंस का 8.3% है और ये काफ़ी हाई है। तो मेनली रीज़न मुझे यही लगता है कि इनका जो बेसिकली कस्टमर्स है वो 80% सेल्फ एम्प्लॉयड है, लो से मिड इनकम लेवल वाले हैं। उनका भी बिजनेस तो चल नहीं रहा है, पैसे नहीं आ रहे तो लोन देंगे कैसे। और एक रीज़न मुझे लगता है कि इनका जो बेसिकली ये लोन बुक है 2015 में स्टार्ट हुआ था, ये प्रॉपरली सीजन नहीं है। सीजन मीनिंग जब आप एक बैंक या NBFC में इन्वेस्ट करते हो आपको ओवर द लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग पीरियड के लिए ओवर मेनी इकोनॉमिक साइकिल आपको देखना पड़ता है कि क्या ये लोग एसेट क्वालिटी ठीक से मेंटेन करते हैं कि नहीं, क्या वो स्टेबल है कि नहीं। तो वो सीजनिंग अभी भी वो मॉनिटर करना पड़ेगा, अभी थोड़ा इनिशियल स्टेज में है। और थर्डली मुझे ये भी लगता है कि जैसे कि मैंने आपको लोन बुक में उधर दिखाया था, इनका जो ये हाउसिंग फाइनेंस और व्हीकल फाइनेंस का सेक्शन है ये बहुत छोटा है। तो छोटा लोन बुक में अगर आपका छोटा ग्रॉस NPA आएगा तब वो ग्रॉस NPA का जो परसेंट है वो फिर भी आपको हाई दिखाई देगा एज अ परसेंट। तो ये भी मुझे एक रीज़न लगा। पर गोल्ड लोन की वजह से इनका ओवरऑल जो NPA है वो कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि इसमें तो कोई NPA का टेंशन है ही नहीं। गोल्ड लोन में आप कोलैटरल है और ये स्पेशली सिक्योर्ड हो जाता है, ऑक्शन करके ये लोग पैसे वापस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आशीर्वाद फाइनेंस आप देखोगे इधर ग्रॉस NPA का 2.7% है, ये कंट्रोल में ही है अगर आप बंधन बैंक और बाकी से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के साथ आप अगर कंपेयर करोगे। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स ख़राब होना ही है। कोविड की वजह से ये सारे जो माइक्रो फाइनेंस, ये बेसिकली माइक्रो फाइनेंस ही हो जाता है, तो इधर तो प्रॉब्लम आएगा ही। इधर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे 28.6% है ये लास्ट ईयर का, तो मुझे लगता है ये थोड़ा एबनॉर्मली हाई लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो आप इनके ROE देखोगे वो 20% के आसपास ही रहता है, थोड़ा उससे कम रहता है। माइक्रो फाइनेंस का थोड़ा बढ़ने से और भी इनका इक्विटी अच्छा होगा, पर ये हुआ क्यों है। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इक्विटी है वो क्या होता है बेसिकली सिंपल वर्ड्स में, जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हो जो पैसे बिजनेस में डालते हो वो आपका इक्विटी हो जाता है, प्लस बाद में जब बिजनेस प्रॉफिट्स करता है और वो जो रिटेन अर्निंग्स, अगर आप प्रॉफिट्स करते हो आपके पास बस टू वेज है उसको यूटिलाइज करने का। आप इधर डिविडेंड दे सकते हो शेयर होल्डर्स को, नहीं तो आप बिजनेस में रख सकते हो एज रिटेन अर्निंग्स। ये रिटेन अर्निंग जब जमा हो जाते हैं वो भी इक्विटी का ही पार्ट हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100%। तो बेसिकली अगर से आपका न्यूमरेटर जो प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, या फिर से तेज़ी से नहीं बढ़ता है जितना तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर उतना बड़ा नहीं होता है, तब आपको रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इन्फ्लेटेड दिखाई देगा। और यही जो चीज़ है आपको इधर भी दिखाई देगा। तो क्या हुआ था कि अभी कोविड के वजह से इनका जो गोल्ड लोन का सेगमेंट है इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पैसे कमाए हैं। अगर बाकी आप सेगमेंट देखोगे, आशीर्वाद फाइनेंस इन्होंने बहुत ही छोटा प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है। इनफैक्ट पिछला क्वार्टर आप देखोगे इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था, प्रॉफिट कमाया ही नहीं था। तो गोल्ड लोन अच्छा परफॉर्म करने के रीजंस क्या थे, मुझे 3 रीजंस इधर दिखाई देते हैं। पहला जो रीजंस है, गोल्ड का जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ ये जो अनप्रेसिडेंटेड टाइम था। तो अगर आपका गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वो सेम ज्वेलरी के लिए आपको अभी और लोन मिलेगा। फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न, लोन टू वैल्यू, जो मैंने आपको पहले समझाया था LTV रेशियो, ये RBI ने बढ़ा दिया था 90% तक। हालांकि इन लोगों ने बस 85% के लिए दिया था, पर RBI ने ये लिमिट 90% तक उठा दिया था। थर्ड रीज़न,
इलिक्विडिटी था मार्केट में, कोविड की वजह से बिजनेसेस खत्म, तो इनके पास पैसे है ही नहीं, तो ये लोग ने गोल्ड लोन से अपना जो एक्सपेंसेस है वो मैनेज करना पड़ा था। तो ये तीनों रीजंस मिलाकर गोल्ड लोन का डिमांड बहुत ही इंक्रीज कर दिया है, और यही कारण की वजह से इनका जो गोल्ड लोन का सेगमेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। तो अभी क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, और ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था इन लोगों ने रिटेन करके नहीं रखा, रिटेन अर्निंग्स नहीं, इन्होंने सब डिविडेंड्स दे दिया। तो क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, इक्विटी इतना नहीं बढ़ा, तो अभी ऑब्वियस हो गया, तो इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। हालांकि मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब कोविड का सिचुएशन इम्प्रूव होगा, गोल्ड के प्राइसेस भी करेक्ट हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो तब मुझे लगता है इनका जो गोल्ड सेगमेंट, अभी गोल्ड सेगमेंट ही इनका डोमिनेंट जो पार्ट है लोन बुक में, तो मुझे लग रहा है कि ये उतना भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा तब, और उस टाइम में अगर ये लोग ठीक से प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं करेंगे, हो सकता है चांसेस है कि इनका जो बेसिकली स्टॉक प्राइस है वो भी करेक्ट हो जाए।